अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। आज DGISPR ने तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान से दहशतगर्दी, मुकन्ना और अदलिया समेत 9 मई करने वालों के हवाले से खुलकर गुफ्तगू की और सवालों के जवाब भी दिए। तर्जुमान पाक फौज का कहना था कि हालिया दहशतगर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं और ये कि अफगान शहरी जो अब भी पाकिस्तान में मौजूद हैं वो मईशत पर बोझ बनने के साथ साथ अमन व अमान की सूरत हाल खराब कर रहे हैं। सानिया 9 मई से मुताल्लिक सवाल पर जवाब देते हुए मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि 9 मई सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का नहीं बल्कि पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। हम सब ने देखा किस तरीके से लोगों की जहन साजी की गई, किस तरह कुछ सियासी लीडर्स ने चुन चुन कर बताया कि यहाँ हमला करो। सिर्फ फौजी तंसीबात पर हमले कराए गए। जब ये शवाहिद और सारी चीजें सामने आई तो प्रोपेगेंडा शुरू किया गया कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, किसी भी मुल्क में उसकी फौज पर हमला कराया जाए, शहीदों की अलामात की तस्दीक की जाए, बानी के घर को जलाया जाए, अवाम और फौज में नफरत पैदा की जाए। ये सब करवाने वालों को कैफरे किरदार तक ना पहुंचाया जाए तो वहां के निज़ाम इंसाफ पर सवाल उठता है। जज़ा और सजा पर यकीन रखने के लिए जरूरी है कि 9 मई के मुल्जिमों को कानून और आइन के मुताबिक सजा दें और जल्द से जल्द दें। मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि कहा जाता है जुडिशल कमीशन बनाया जाए। जब जुडिशल कमीशन उस चीज़ पर बनता है जिस पर कोई इबहाम हो, ये वाक़यात तो तारीख पर हैं और आपके सामने बिल्कुल वाज़ेह हैं। ये भी वाज़ेह है कि किस तरह जहन साजी की गई, अहदाफ बनाए गए। इस पर भी कहा गया कि जुडिशल कमीशन बनाओ ताकि पता चलाया जाए ये हमला हुआ कि नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हम कमीशन के लिए तैयार हैं, लेकिन कमीशन फिर तह तक जाए, अहाता करे 2014 के धरने के मकासद क्या थे, पार्लियामेंट पर, PTV पर हमले का भी अहाता करें। किस तरह लोगों को यह हिम्मत दी गई कि रियासत के खिलाफ खड़े हों, सिविल नाफरमानी करें, बिजली के बिल जलाएं। किस तरह 2016 में KP के वसाइल से दारुल खिलाफा पर धावा बोला गया। जुडिशल कमीशन इस बात का भी अहाता करे, वो ये भी देखे कि IMF को किस तरह खत लिखे गए, लॉबिंग की गई कि पाकिस्तान को दिवालिया होने दिया जाए। कमीशन अहाता करे कहाँ से फंडिंग आ रही थी, कहाँ से जा रही थी, कौन लोग थे जो सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ नफरत फैला रहे थे। अगर हमने इन चीज़ों का अहाता नहीं किया और नहीं किया तो 9 मई तो होना था। इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे कि आज जितना खुल के 9 मई से मुताल्लिक बात की गई और एक तरीके से अपनी राय, खदशात को सामने रखा गया है, मामला किस रुख पर आगे बढ़ेगा और वे फॉरवर्ड क्या है, सवाल रखेंगे पैनल के सामने। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, अबसार आलम और इफ्तिखार अहमद। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। सानिया 9 मई अदालती कमीशन बनाना है तो तहकीकात 2014 के धरने से शुरू करना होगी। DGISPR, क्या सानिया 9 मई के लिए अदालती कमीशन बनाना ज़रूरत है? हसन निसार साहब, क्या यही रास्ता होगा कि इस मामले को तय कर लिया जाए, अदालती कमीशन हमें किसी नतीजे पर पहुंचा देगा? कमीशन की तरफ तो बाद में आते हैं। पहले मैं आपके एक जुमले का आपने अपने इंट्रो में हवाला देते हुए कहा कि दहशतगर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं जी। अच्छा, अब लयपालक एक आदमी नाम नवाज शरीफ, उसकी एक भरपूर कैंपेन पाकिस्तान के प्रिंट मीडिया में, उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था नहीं, उसका स्लोगन क्या था? तुमने ढाका दिया, हमने काबुल लिया, लबो और चुपो। वही वहां एक कमीशन वहां भी बनना चाहिए ना। कौन था? कोई एक आध नहीं, एक ह्यूज मैसिव कैंपेन। उन्वान क्या था? तुमने ढाका दिया, हमने काबुल लिया। ये औकात है। अच्छा, अब चलते हैं कि जी कमीशन बनाना ज़रूरी है नहीं है, तो इसका एक मिसरा बड़ा घिसा पिटा, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। वाह। अगली बात ये कि अमूमन तो कमीशन हमारे यहाँ कफन के बराबर होते हैं। हमारे यहाँ कमीशन कब्र और जो इशू होता है, जो मसला होता है, वो मुर्दे की मानंद होता है। ये तो आपकी प्यारे पाकिस्तान की तारीख है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, याद भी आ रहा है मुझे कुछ। और कैरेक्टर क्या है हमारा कि हमारे यहाँ कमीशन और किकबैक की मकबूलियत मिसाली है। कमीशन चाहे जैसा हो, किकबैक चाहे जैसा हो, उसके नज़र में, उसके रद्द अमल में चाहे किसान बर्बाद हो जाए, बस इतनी सी बात है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। वेरी गुड।
अफसर साहब, आज काफ़ी मामलात के जवाब दिए गए, उसमें अदालत पर भी बात हुई, मुल्क में सहाफ़त पे भी बात हुई और कई बार ये टर्म भी इस्तेमाल हुआ, टॉक्सिक मीडिया एनवायरनमेंट। सोशल मीडिया के झूठ फ्रेब पर कमेंट करते हुए कहना था कि पार्लियामेंट कानून साजी भी करे, मौजूदा और जो नए बनने वाले कोई कवानीन हैं उन पर अमल दरामद को भी ज़रूरी बनाया जाए। ये मुमकिन है? सोशल मीडिया सबके लिए इस वक्त एक मामला है कि वहाँ जो मामलात हैं, मालूमात हैं और चीज़ें हैं और जिस ख्वाहिश का इजहार किया गया है उसको ब्रेक लगाया जा सकेगा? काफ़ी चैलेंजिंग टास्क है ये, इतना आसान नहीं है। और वो जो कहते हैं ना कि हाथों से लगाई गिरें दांतों से खोलनी पड़ती हैं, तो अभी मैं आपने जिक्र किया DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और उसमें ये कहा गया कि अगर कमीशन बनाना है तो वो ये भी तहकीकात करे कि 2014 का धरना कैसे हुआ, 2016 में KP से वफाक पर हमला किया गया और 2017 में TLP का यहाँ पे धरना दिलवाया गया जिसकी बाज़गश्त कल भी सुप्रीम कोर्ट में सुनी गई, और 2023 में फिर 9 मई हुआ 2023 में। ये 10 साल का अरसा बनता है, दुरुस्त, 2014 से लेकर 2023 तक 10 साल बनते हैं। ये 10 साल इस मुल्क से जो खिलवाड़ होता रहा उस पर तो हमारे दानिश्वर बोलते नहीं है, लेकिन 45-40 साल पुराना सब कुछ याद है। उस वक्त दुनिया और थी, इस वक्त दुनिया और है। मैं ये कहता हूं कहीं से शुरू कर लें, कहीं से शुरू कर लें, इस मुनाफिकत की इमारत को गिरा दें, एक बार गिरा लें। अपने असल चेहरे हम अपने आईनों में एक बार देख तो लें, कहीं से शुरू कर लें। 2023 से शुरू कर लें, 2024 से शुरू कर लें, आज से शुरू कर लें, कर तो लें। एक बार लकीर तो खींच लें कि जी बस इसके बाद मुनाफिकत नहीं होगी, इसके बाद तेरा मेरा नहीं होगा, मुल्क का होगा सिर्फ। ये मेरा पसंदीदा है, इसके तो मैं बात नहीं करनी, ये मेरा मुखालफत है, इसके तो मैं 40 साल पुराना गड़ा मुर्दा भी उखाड़ के ले आऊंगा। आज इस मुल्क में जो हो रहा है इस पे मैंने बात नहीं करनी, क्योंकि ये मेरे लाडले ने किया है, मेरे प्यारे ने किया। यही ज्यादती है, यही इस मुल्क के साथ ज्यादती है। सोशल मीडिया पे पिछले 10 साल तो मैंने आपको बताया ना, धरने हुए हैं, जो पुरतशद्दुद धरने हुए हैं, जिसमें लोगों की जानें गई हैं, माल गए हैं, उनकी जायदादों को आग लगाई गई है। सोशल मीडिया पे शरीफ लोगों की, खास तौर पे सिविलियन शरीफ लोगों की पगड़ियां उछाली गई हैं, उनको गंदा किया गया, उनके खानदानों को गंदा किया गया। रोते थे हम, कहते थे मत करें, ये आग मत लगाएं, ये संपोलिये मत पालें अपने बैकयार्ड में, ये आपको भी आके वापस काटेंगे। अब वो संपोलिये सांप बन गए। पिछले 15 साल में ये हुआ है। ये सोशल मीडिया आज जो कुछ कर रहा है, ये पिछले 15 साल में हमने इनके मुंह को खून लगाया है। हमने क्यों नई नस्ल को ये नहीं सिखाया कि झूठ नहीं बोलना, नफरत नहीं फैलानी, बेहतरी की तरफ जाना है, आगे की तरफ जाना है, फ्यूचर का सोचना है। नहीं, हम आके ये कहते अच्छा ये तो हो गया ना, इसको भूल जाए, आगे बढ़े, आगे बढ़े, इसको रहने दे। ठीक है, फिर सब पे रहने दें ना। अफसर साहब, कतई कलामी की माजरत, आपने कहा सोशल मीडिया भी चैलेंज है, आपने खुद कहा कि कमीशन के लिए भी कहीं से शुरू कर दें। मुझे ये कहिएगा कि क्या वाकई ये वे फॉरवर्ड बन सकता है, और कहीं से भी शुरू कर देंगे फिर वो कैसे कट होगा कि जिसमें सब एग्री कर देंगे हाँ जी हम इस तारीख से सब राजी हैं। यहाँ तो सबकी अपनी अपनी मैं इतनी बड़ी है कि वो एक दिन, एक महीना या सन भी तय ना हो पाएगा कि जहां से हम ये अकाउंटेबिलिटी शुरू कर लें। मैं देख लें या मुल्क देख लें, एक चीज हो सकती है। और अभी PTI ने भी ये कहा है बार बार कमीशन बनाने का, बिल्कुल उन्हीं को जवाब दिया, फौज ने भी कह दिया कमीशन बनाने का। अदलिया इस बात पे, अदलिया का कमीशन बनाना है, अदलिया तो इसको कोई एतराज नहीं होगा। हुकूमती जमातों के अंदर से ये बात बहुत पहले से हो रही है, मीडिया भी ये बात कह रहा है। बनाए ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, ना दे सजा किसी को, एक दफा आके इतराफे जुर्म करें जिन्होंने अपने हल्फ की खिलाफवर्जी की, चाहे वो सिविलियन था चाहे नॉन सिविलियन था, अदलिया में था, फौज में था, पार्लियामेंट में था, ब्यूरोक्रेसी में था, मीडिया में था, सब आके अपने गुनाहों का इतराफ करेंगे, आइंदा से नहीं करेंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि मिट्टी पाओ, मैंने किया ना भाई, मैं तो बड़ा ताकतवर हूं, रिटायर होने के बाद भी मेरी तरफ उंगली ना उठाए, मेरी तरफ ना आए, और सबको आप फांसी लगा दें, सबको जेलों में भिजवा दें। शाहिद खाकान अब्बासी, मुफ्ताह इस्माइल रोते फिरें, वो ठीक है, लेकिन काकड़ को या मोहसिन नकवी को या उसको शमशाद अख्तर को आप बुला के पूछे भी ना भाई ये गंदम क्यों मंगवाई। ये नहीं हो सकता इस तरह, आपको एक लाठी से सबको आंकना पड़ेगा। मुझे याद है अच्छी तरह से, पिछले साल 9 मई को यह वाकया, 10 मई को हमारा शायद प्रोग्राम था या 11 को होगा, उसमें शहजाद चौधरी साहब ने यह बात कही उस प्रोग्राम में। उन्होंने कहा अब साथ ठीक कह रहा है कि पहले फौज को अपना घर साफ अब करना पड़ेगा, जो कुछ हुआ है आज 9 मई को जो कुछ हुआ था,
जिन्होंने लोगों के जहन में सोशल मीडिया के जरिए बच्चों को ट्रेन करके जहर घोला, उनको बड़ी बड़ी पोजीशनें मिली हैं, वो मौज कर रहे हैं, अभी भी सर्विसेज कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, गर्दन में उनके इतना मोटा सरिया अभी भी है। तो फिर लोग देखते हैं, वो कहते हैं ठीक है, यहाँ तो आप ताकतवर के साथ रहे, जो मर्जी करते रहे, ये ताकतवर से शुरू करें, मैं खत्म हो जाएगी, मैं आपको गारंटी देता हूं। चलें जी शहजाद साहब, मुल्क या मैं में से एक चॉइस करना पड़ेगा, मगर ये फॉर श्योर है कि यहाँ पर सब ये कहते हैं कि मुल्क उनकी तरजीह है, अपनी मैं उन्होंने पीछे रखी। आज कहा गया कि 9 मई फौज का मुकदमा नहीं, कौम का मुकदमा है, आईन और कानून के मुताबिक सजाएं देना होंगी, ये जरूरी है, और एक्शन ना हुआ तो दरो दीवार हिल जाएंगे मुल्क के और माशरे के। ये पैगाम किसके लिए है? बिल्कुल, देखिए अफसार की जितने भी सवाल और जवाब अभी उन्होंने उठाए हैं, तो इनका जवाब भी देना तो लाजमी है ना। तो सिर्फ 2014 से क्यों शुरू करें? क्या वजह है 2014 से शुरू करें? हाँ, अफसार से मैं एक सवाल पूछना, उनका जो गुस्सा, जो उनका दर्द है, जो उनका पूरा जो उन्होंने अपनी लॉजिक दिया, आर्ग्यूमेंट था, उसमें एक चीज़ में फ़र्क करना पड़ेगा। वो दहशत गर्दों के बारे में बात कर रहे हैं या फौज के बारे में बात कर रहे हैं? यानी दहशत गर्दों को जिस तरीके से उनके नज़दीक छुट्टी दी गई और वो आज एक मौलिक किस्म का दुश्मन बन के बैठे हैं, क्या ये उनका मक्ता नज़र है अफसार का, या फौज की जो सुथराई और सफाई है और उनका जो रोल है जिसको वो चाहते हैं कि उसको भी सामने लाया जाए और इन किरदारों को सामने किया जाए? तो ये दोनों के अंदर एक फ़र्क करना लाजमी है। फ़र्क ना भी करें, आप दोनों को कर लें, आप दोनों को कर लें, और गालिबन आप दोनों को ही करना चाहेंगे। मैं आपका जवाब आसान कर देता हूँ। अच्छा, लेकिन हमें फिर उसके बाद यहाँ नहीं ना रुकना चाहिए। सवाल भी खुद आपने मुझसे किया, जवाब भी मेरी बेहाफ पे, ठीक, मैं जवाब दे दिया आपकी जगह पे ना, मैं जवाब, क्योंकि बारी मेरी है ना, अब आप तो बोल चुके हैं ना। वेरी गुड, यही होता है हमारे साथ, सिविलियन के साथ होता है, यही है वैसे। यार सिविलियन की मिलिट्री की बात नहीं है, लॉजिक की बात है, दलील की बात है। आप तो दलील के आदमी हो ना यार, आप सिविलियन और फिर फौज में किधर चले गए भाई? हाँ, अच्छा, तो 1949 में क्या हुआ, 1954 में क्या हुआ, 1956 में क्या हुआ, जबकि एक पहला जमहूरिया हमारे मुल्क के अंदर कमाल का आदमी, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ उसकी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, सबसे पहले कैबिनेट का हिस्सा बना और फिर उस कैबिनेट का हिस्सा का सफर कहाँ से कहाँ तक गया। 1983 में क्या हुआ, एक और जमहूरी शख्सियत जिसके ऊपर की आजकल बहुत सेंसिटिविटी है, बेशक होनी भी चाहिए, 3 दफा का वजीर आजम है, जरूर उसका भी जरा सफर का आगाज देख लें। 1990 में क्या हुआ, IGI का जो काम था, फिर 2014 भी आता है, फिर 2024 भी आता है। इन सब चीजों का एक पूरा अहाता करना पड़ेगा, हम सिलेक्टिवली काम नहीं कर सकते। देखिए ये मैं चूंकि ISPR की जो प्रेस ब्रीफिंग थी मैं आज नहीं देख सका बवजूद, लेकिन जो कुछ आपने बताया, जो कुछ थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा आगे पीछे जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक मुझे इस चीज ने स्टंप किया जहां पर कि ISPR ने 2014 का भी जिक्र किया। जरूर बिल्कुल ठीक किया होगा, बिल्कुल ठीक किया होगा, लेकिन एक बहुत अजीब सी बात मुझे लगी कि एक DG ISPR ने उसका जिक्र भी किया कि हाँ इसको भी चेक करो। गालिबन अब करना पड़ेगा और अब करना चाहिए, उसको भी जरूरी है कि उसको किया जाना चाहिए, और वो सवाल जो बार बार उठता है वो उसको एड्रेस करने की जरूरत है। दूसरी बात, मेरा ख्याल है कि ये जवाब इस सूरत में दिया गया होगा कि अदालती कमीशन की या तो बाज़गश्त होगी या किसी ने सवाल पूछा होगा, वरना अदालती कमीशन का तो मसला ही नहीं है। ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट के आ गया, सुप्रीम कोर्ट फैसला करे कि ये सिविलियन कोर्ट्स ने करना है कि मिलिट्री कोर्ट्स ने करना है। मिलिट्री कोर्ट्स ने करना है तो मुलजिम उनके पास हैं, वो जो मुकदमा चलाएंगे, मुजरिम जो होंगे उनको जुर्म की सजा मिलेगी, और जो नहीं है उनको रिहा कर दिया जाएगा। ये मामला उधर ही खत्म हो जाएगा 2014 का, और मामला उससे पहले बहुत पहले का उधर ही खत्म होकर रह जाएगा। अजीब सी बात लगती है कि हम अदालती कमीशन की गुफ्तगू अनलेस किसी ने सवाल किया हो, वरना अगर सिविलियन हुकूमतों में जाता है तो फिर हाँ उस सूरत में एक शिकायत फौज को ये हो सकती है कि मुलजिम हमारे थे या मुजरिम हमारे थे और इनका जो ट्रायल है किसी और ने किया। वो अलग, वो एक अदालती बहस है, उस पर मेरे ख्याल में हमें ये नहीं मुनासिब नहीं लगता कि इस वक्त हम बात करें, और वो इस वक्त वो चल रहा है मुकदमा। एक चीज कहूंगा, 76 साल के अंदर, 76 साल के सफर में इतनी चिंगारियां हैं, और कहा जाता है कि जहां राख का ढेर बन जाए ना, भले आप उसके गिर्द एक कोई रात मना रहे थे और बैठे थे, या आपका वैसे ही एक काफिला रुका था जहां पर के राख आग लग गई, राख का ढेर बन गया, तो कहा जाता है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं, अगर आप राख के ढेर के पास बैठे हो तो कभी उसको छेड़े मत। पहली बात, उसमें से तपिश अभी भी आ रही होती है, गो कि आग बुझ चुकी होती है, लेकिन राख ने अपने अंदर तपिश को दबाया होता है, जितना उसको छेड़ोगे तपिश बाहर निकलेगी, पहली बात। दूसरी बात कि राख के अंदर चिंगारियां भी बहुत होती हैं, तो अगर तो काफिला जा चुका है और चला गया आगे, जा चुका,
वरना अगर आप राख की चिंगारियों को बाहर निकालोगे तो आग अमूमन भड़क उठती है। और जो हम में से गांव के रहने वाले लोग हैं जिन्होंने राखों के पास बैठ के रातें गुजारी हैं, उनको इस चीज़ का बड़ा एहसास होता है कि हाँ वाकई में राख के अंदर भी चिंगारियां होती हैं जो बाद में फिर आग बन के जला के खाकस्तर कर देती हैं उस चीज़ को जो इर्द गिर्द होती है। तो क्या हम वो काफिला उसी जगह पे रखना चाहते हैं जहाँ पे हम खड़े हैं, या हम आगे आना चाहते हैं? तो मैं 2014 से भी उतना ही सरप्राइज हूँ जितना उन आवाज़ों से हूँ जो कि जिस तरीके से मैंने कहा कि 1949 से चलना चाहिए, अभी से क्यों चलें? तो ये हम काफिला हमारा आगे आ चुका। आज का दौर और आज की रिक्वायरमेंट ये है, थोड़ा सा मुझे बात कर लेने दी, थोड़ा सा कि ये जो आज का जो हमारा मसला है वो ये है कि काफिला आगे निकल चुका है, शुक्र है खुदा का। हम खींचते हैं, वापस लेके आते हैं उधर ही कि इधर पहले नहीं, इधर पहले राख को छेड़ो, राख को छेड़ो, इसमें से चिंगारियों को निकालो, आग लगाओ, खाकस्तर करो, तबाह बर्बाद करो। भाई तबाह बर्बाद हो गए तो फिर कुछ में जो रह गया 2-4 खैमे वो भी खत्म हो जाएंगे। ठीक, तो इसलिए थोड़ा सा जरा अगर चला ही गया है काफिला आगे, 2 कदम आगे निकल गया है, तो उस राख के पीछे जाके उसको फिर से छेड़ने की जरूरत नहीं है। जोड़ना सब के सब यहाँ पे, तो जिसकी तारीफ खोल लो, जिसकी तारीख खोल लो, उसके अंदर से आपको कुछ ना कुछ चिंगारियां, क्या बड़े बड़े क्या कहते हैं कि आग के ढेर मिलेंगे उसके अंदर, उन चीजों के अंदर। तो इसलिए बेहतर है कि आगे का सफर रखा जाए। और मैं 2014 के वाले उस रेफरेंस से वाकई सरप्राइज हुआ हूँ कि कैसे आया, लेकिन अब करना पड़ेगा, अब किया जाना। ठीक हो गया। इफ्तिखार साहब, अदालती कमीशन का जिक्र इसलिए हुआ कि पीटीआई की तरफ से बार बार मुतालबा रहा 9 मई के मामले को लेकर, पर आज जो गुफ्तगू कहती है नेवर फॉरगेट एंड नेवर फॉरगिव, डील ढील का सवाल हुआ तो उन्होंने कहा इंतशारी सियासत से कोई बात नहीं, माफी मांगे, तामीरी सियासत करें, हमसे कोई बातचीत नहीं। क्या पीटीआई को पैगाम चला गया होगा, एक वे फॉरवर्ड दिया गया है, अपनाएंगे इसको? सवाल ये किससे कौन माफी मांगे, ये सवाल है। क्या 9 मई को एक्सेप्ट किया जाए उनका, वहां से ये पैगाम तो जब वो तस्लीम कर लें तो जो कुछ हुआ वो माफ कर दिया जाएगा। कौम से माफी मांगे कि ये गलत, ये कहा गया है? नहीं, ये देखें, ये बड़ा अहम सवाल है। आगे बढ़ने की बात कर रहे हो तो मेरा एक दोस्त कह रहा है कि ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाया जाए। एक कमीशन की बात आज फौज के नुमाइंदे ने की है, उस कमीशन का मुतालबा एक सियासी जमात कर रही है, क्या करें फिर? वो कहते हैं वो कर रहे हैं मुतालबा, पर इबहाम नहीं है उनकी नजर में 9 मई को लेके। वो कह रहे हैं सब क्लियर और वाज़ेह और मौजूद है, तो उनकी प्रोसिक्यूशन क्यों नहीं साबित कर पाई? 1 साल होने को है, तो क्या वो भी इसी नारे को इस्तेमाल करते रहेंगे और उनके मुखालिफ कहते रहेंगे कि उनके साथ जुल्म हुआ? एक तरफ ये है कि वो कहते हैं हमारे साथ जुल्म किया जा रहा है, वो कहते हैं कि इन्होंने ज्यादती की, और वो मिसाल देते हैं कि जनाब जिन ममालिक में ये होता है वहाँ पे कैपिटल हिल में जो होता है तो क्या फैसला होता है, लंदन में फसादात होते हैं तो कैसे हैंडल किए जाते हैं, पेरिस के में रेलवे में जो होता है तो उसमें सिस्टम कैसे एक्शन में आता है। तो फिर ये सवाल उठता है। अब इस सवाल का जवाब भी उन्हीं के पास है कि बहरहाल देखें, अगर किसी ने जुर्म किया है और आप कहते हैं जुर्म किया है और मैं भी समझता हूँ जुर्म किया है, जुर्म करने वाले को मुल्की कवानीन के ताबे ही सजा देनी है। बिल्कुल दुरुस्त। तो उसके लिए प्रोसिक्यूशन का अमल ज़रूरी है या नहीं है? बिल्कुल ज़रूरी है। मेरी ख्वाहिशात या आपकी ख्वाहिशात पे तो हम फैसले नहीं कर सकते। अगर ये प्रोसिक्यूशन का निज़ाम वसीदा हो गया है, और जो हो गया है नॉट ओनली 9 मई में नहीं, आप क्रिमिनल में देख लें कि जो कातिल हैं 7% लोगों को भी सज़ा नहीं मिलती, 7%, और शायद इससे भी कम है हमारे मुल्क में सज़ा का तसव्वुर, क्योंकि प्रोसिक्यूशन अपने मुकदमात को साबित नहीं कर सकती। ये तो एक सियासी मामला भी इससे मुंसलिक हो गया ना। जो आम कत्ल के मामलात हैं, यहाँ पे लोग कत्ल होते हैं, उनके लिए कब्रें बनाई जाती हैं, उनमें उनको दफनाया जाता है, लेकिन ये नहीं पता लगता है कि इस कब्र में दफन किया जो शख्स जो एक हकीकत था, इसका कातिल कौन है। तो फिर यहाँ पे सवाल उठता है कि आपका प्रोसिक्यूशन का निज़ाम पिट गया है, तो फिर आप पे भी सवाल उठाया ना? ये सबसे सवाल है मेरा, ये उनसे भी सवाल है जो ये सवाल उठा रहे हैं किसी और तरीके से। मेरा ये सवाल है कि गवर्नेंस का निज़ाम जब पिटा, आपका ये जो कानूनी निज़ाम है ये क्या है? ये जो वाक़यात हुए 9 मई को हमने भी अपनी आंखों से देखे, मैं भी टेलीविजन पर, लेकिन जनाब मैंने फिर मॉडल टाउन का अलमिया भी अपनी आंखों से देखा। हम जब कंपैरिजन की बात करते हैं, जब ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन की बात करते हैं, तो आपको शायद याद हो कि मॉडल टाउन के वाक़यात भी टेलीविजन की स्क्रीनों पे घंटों चलते रहे।
तो उसमें क्या हुआ? उसकी प्रोसिक्यूशन आज तक चल रही है। तो इफ्तिखार साहब किसी एक नुक्ते से आगाज कर लेना चाहिए। गवर्नेंस वही जो हमने बनाई इतने सालों में, निजाम इंसाफ वही जो फिर हम सब ने बनाया इतने सालों में। मोहतरमा, मसला ये है कि हमारा और तुम्हारे की जंग है, ये मेरा है, ये तेरा है। नहीं, मेरा बयानिया ठीक है और मेरा बयानिया, हाँ वही ना, नहीं पॉइंट ऑफ व्यू मैं कहता हूँ मेरा बयानिया ठीक है, आप कहती हैं अपना बयानिया ठीक है, अफसार कहता है उसका बयानिया ठीक है, सबसे ज़्यादा हसन निसार कहता है उसका बयानिया ठीक है, हम बाकी दोस्तों को छोड़ देते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है, मेरा सवाल सिंपल सा ये है कि जनाब सज़ा मिलनी चाहिए उन तमाम लोगों को जो सियासी मकासद के लिए इंतशार की सियासत करते हैं और उन्हें की है, तो दे शुड बी पनिश अकॉर्डिंग टू द लॉ। वेयर इज द लॉ? आप समझ रहे इस वक्त में अदालती कमीशन की जरूरत है, हमें वे फॉरवर्ड मिलेगा इससे? भाई मैं तो समझता हूं कि उसका टाइम फ्रेम होना चाहिए और उसके पास ये इख्तियारात होने चाहिए कि जो उसका फैसला होगा फिर वो हतमी होगा, उसकी अपील नहीं होगी। और उसके लिए जो तरीक़ाकार दुनिया में वजह है, बेहतरीन अपना इंक्वायरी का, बेहतरीन तफ्तीश का, बेहतरीन फोरेंसिक रिपोर्ट इकट्ठी करने का, उसको इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि ये हो नहीं सकता कि 9 मई भी हो जाए, हम उसको भी भूल जाए। आपने और सवाल खड़े कर दिए। नहीं सवाल नहीं खड़े किए। मैं मॉडल टाउन को भी नहीं भूलना चाह रहा भाई, दुरुस्त है। मैं 9 मई को भी नहीं भूलना चाह रहा। तो मैं कह रहा हूं कि मेरे बच्चों के लिए क्या मुस्तकबिल है इस मुल्क में, उनको मैं क्या मुल्क दे के जा रहा हूं कि किस चीज़ पे उनको यकीन आएगा। इन पे यकीन आएगा जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, या उन पे यकीन आएगा जो रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं उडियाला से आके? तो हमें अब ये फैसला करना होगा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल कहाँ है, किन मामलात में हम अपने आप को उलझा के आगे जा सकते हैं। फिर जो नेशनल रिकन्सिलिएशन की बात है, मेरे दोस्तों से मैं कहता हूँ ये तजवीज़ कर दें उसके फंडामेंटल्स क्या होंगे, ताकि कोई फंडामेंटल्स की बात हो, डिबेट तो हो ना मुल्क में। बिल्कुल दुरुस्त है, डिबेट तो शुरू करेंगे, रिकन्सिलिएशन किन निकात पे होगी और किसकी जिम्मेदारी होगी और वो कमीशन किस नौयत का होगा। दुरुस्त है जी, खुले जहन से आगे रास्ते तो निकालने पड़ेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो एक और अहम मामले पर गुफ्तगू रहेगी। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी और सूबाई असम्बलियों में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हिस्से में आने वाली खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशस्तें दीगर सियासी जमातों में बांटने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतहर मिनल्ला पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि कैसे मुमकिन है कि किसी का मैंडेट किसी और को दे दिया जाए। कानून में कहाँ लिखा है बची हुई नशिस्तें दूसरी जमातों में तकसीम कर दी जाएं। हमारे लिए कोई सियासी जमात नहीं बल्कि आइन का मैंडेट अहम है। इलेक्शन कमीशन चाहे जो करता रहे, हमने मामला आइन के मुताबिक देखना है। अवाम ने जिसको मैंडेट दिया है हमने उसकी हिफाजत करनी है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा एक बात तो तय है कि जिस जमात की जितनी नुमाइंदगी है उसको उतनी ही मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। माकूल वजह बताए बगैर मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों में बांटी गईं। हतमी फैसले तक इन मखसूस नशिस्तों के अरकान किसी भी मामले पर वोट नहीं डाल सकेंगे। ताहम जो कानून साजी या इंतखाबात हो चुके हैं वो इस फैसले से मुतासर नहीं होंगे। मुतनाज़ मखसूस नशिस्तों की तादाद कौमी असम्बली में 23, पंजाब असम्बली 27, KP में 25 और सिंध असम्बली में 2 है। कुल मिलाकर ये तादाद 77 बनती है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बहुत से कानूनी और सियासी असरात हो सकते हैं। कानूनी असरात का फैसला तो हतमी फैसले के बाद ही हो सकेगा, जिसके लिए अब मामला लार्जर बेंच की तश्कील के लिए जजेस कमेटी के सामने है। इस हुबूरी हुक्म से पहले तक हुकूमत इत्तेहाद के पास कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत यानी 224 का मैजिक फिगर मौजूद था, मगर अब कौमी असम्बली की इन 23 नशस्तों की मुअत्तली के बाद वो तादाद 204 पर आ गई है, जिसके बाद हतमी फैसले तक हुकूमत इत्तेहाद के पास किसी भी किस्म की आईनी तरमीम के लिए नंबर गेम पूरी नहीं। गुज़िश्ता चंद रोज से हुकूमती अपोजिशन की सफ़ों में से जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से आईनी तरमीम की बाज़गश्त सुनाई दे रही थी और अब हतमी फैसले तक वो मामला भी फंस चुका है। ये मखसूस नशस्तें छिन जाने की सूरत में सादा अक्सरियत पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर हुकूमत इत्तेहाद 2/3 अक्सरियत से ज़रूर महरूम हो सकता है। उधर PTI जो सुप्रीम कोर्ट के इस अबूरी हुक्म को अपने मौक़िफ़ की जीत करार दे रही है, देखना होगा कि क्या ये अबूरी ऑर्डर वाकई PTI के लिए रिलीफ है या फिर 3 जून के बाद रोज़ाना की बुनियाद पर होने वाली लार्जर बेंच समाअत में मामलात उल्टे भी हो सकते हैं। इसी मामले पर पैनल की राय जानेंगे। सवाल इस तरह से 77 मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों में बांटने का फैसला मुअत्तल, हुकूमत इत्तेहाद नाखुश, 2/3 अक्सरियत खतरे में, क्या वाकई PTI को बड़ा रिलीफ मिला है?
हसन निसार साहब, पीटीआई खुश है, आप समझते हैं कि एक बड़ा रिलीफ है, 70 मखसूस नशिस्तें उनके हाथ आ रही हैं? ये तो बात की बात है। देखें, बात सुने, जो पीटीआई का हाल है अंदरूनी तौर पे, मैं सब जानते होंगे, मुझे नहीं पता। मैं आई पर्सनली फील आई एम स्लाइटली बेटर इन्फॉर्म्ड। असल रिलीफ की बात करें जो पीटीआई के चेयरमैन की रिहाई है, उसके अलावा बाकी सारे चुंगे हैं, ये ध्यान में रखें। ये इस वक्त सूरत हाल पीटीआई की है जैसे हेडलेस चिकन नहीं होता, वो टकरे मारते फिर रहे हैं। और एक ग्रोह जिसकी तादाद ज़्यादा है, उसने जनरल लोगों का मुश्किल किया हुआ है जीना। और एक और दिलचस्प बात यह है, दे आर मेकिंग टन्स ऑफ मनी। उन्हें रिहाई से नहीं, पैसे बनाने में, पीटीआई के चेयरमैन वगैरह की रिहाई से नहीं ना, उन्हें जबरदस्त कमाई और दिहाड़ी उससे दिलचस्पी है। हसन साहब, आप कह रहे हैं कि तादाद बड़ी है, ये ज्यादा बड़े नंबर में जिन्होंने टेक ओवर किया हुआ अंदरूनी तौर पे? जी 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 जी। एक पंजाब और केपी का भी रिफ्ट चल रहा है, जिसकी मेरे पास वीडियो, वो भी पार्ट ऑफ द सेम गेम। एक सीरियल है या सीरीज, पता नहीं क्या कहते हैं, फलाना सीजन, ये तो एक ही चीज है। ये इसी के ही हिस्से बखरे, डिफरेंट डायमेंशंस और डिटेल्स जो हैं वो इतनी भयानक और खौफनाक है जिसका हिसाब ही कोई नहीं। लेकिन जाहिर है इसको मेरे पास कोई वीडियो या कोई फुटेज वगैरह तो नहीं है, मैं बात नहीं। सारी बात है, आप वेल इन्फॉर्म्ड हैं, आपके पास मालूमात होंगी। लेकिन अगर ये आप जिस रिहाई या रिलीफ की बात कर रहे हैं वो तो फिलहाल नहीं दिख रहा है, तो उस सूरत में फिर ये हालात क्या बनेंगे? क्योंकि एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का भी तनाज़ा चल रहा है इनके अंदर अब इस वक्त। देखिए, मुझे पता है, उसका भी पता है, लेकिन मैंने जो बात अर्ज की है, कहते हैं ना मुहावरतन मैं एक बात कर रहा हूँ, हाथी के पाँव में सबका पाँव। असल कहानी एक है पीटीआई की, उसकी वजह से, उसके ना अवेलेबल होने की वजह से इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन और कयास की सूरत हाल है, आपको पता ही नहीं। आई एम सॉरी, मैं इस तरह की फजूल बात नहीं करता ना, मैं कभी ज़िंदगी में मैंने रिपोर्टिंग मेरा तो है, मैं तो साफ़ी भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास इंफॉर्मेशन जितनी है और वो इतनी हौलनाक है जिसका हिसाब कोई नहीं। ठीक हो, पता ही नहीं किस किस का पता कट चुका है, ओए होए होए, इंक्लूडिंग द फैमिली मेंबर्स। छोड़ें, कौन फैसला साज बना बैठा और कौन फारिग हो गया है, कुछ बड़ी बात की है हसन साहब ने। इफ्तिखार साहब, जुडिशल रिफॉर्म्स एक गिरोह, तो मतलब फिर तो रिलीफ पीछे रह गया, वहाँ तो मामलात ही खराब है। ये दो अक्सरियत में सही, दुरुस्त। इफ्तिखार साहब, आईनी तरमीम जो ज़ेर गौर थी, अब 2/3 अक्सरियत भी खतरे में है। ये अबूरी जो एक बात कही गई है, अदालत की तरफ से अबूरी ऑर्डर आया है, ये हुकूमती अज़ाइम को डेंट डालेगा? साहब, डैश डालेगा क्या? डैश डाल दिया। आप जैसे माहिर तजियाकार जो हैं 224 में से 23 को निकाल रहे हैं, तो पीछे क्या रह जाएगा? तो फिर तो उनके आईनी पास तरमीम नहीं कर सकेंगे, आईनी तरमीम नहीं कर सकते, तो उन्हें और करना क्या था? हम पार्लियामेंट में करने क्या गए हैं? मेरे लिए तो कुछ नहीं करने गए। हाँ, मेरी महंगाई, मेरी बेरोजगारी, मेरी जलालत, मेरा फ्यूचर, मेरे बच्चों का फ्यूचर, उनके बच्चों का फ्यूचर। जुडिशल रिफॉर्म्स भी तो कौम के लिए नहीं करनी थी। जुडिशल रिफॉर्म का क्या ताल्लुक है कौम से? अपने मकासद होंगे इसमें। अभी तो निज़ाम इंसाफ की बात हो रही थी। निज़ाम इंसाफ और चीज़ है। मसला ये है कि ये अगर तरमीम करवा भी लेते हैं तो इनके अपने मकसद भी होगा ना। कोई ऐसी तरमीम है कि चीनी के कीमतें कम की जाएंगी, फिर ठीक हुआ जब जाती मफादी पूरे कर रहे हैं। मुझे नहीं पता ठीक हो बुरा। देखिए, हम 2-3-4 बातों को मिला देते हैं। आपने एक सवाल किया कि एक कुछ जजेस का ये ख्याल है ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इफ्तिखार साहब, ये लोग अगर इतनी नशिस्तें निकल जाएं तो क्या होगा? मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि 2/3 उनके पास नहीं रहेगी, ये इत्तेफाक हो गया। अब बात को आगे भी लेके जाए ना कि 2/3 में वो चाहते क्या थे, वो भी मैंने आपको बता दिया कि वो जो तरमीम चाहते हैं उसका अवाम की बेहतरी से क्या ताल्लुक है, मुझे ये कोई समझा दे बस। जब मुझे ये समझा देंगे तो मैं फिर सोचने पर मजबूर हो जाऊँगा, मैं फ़िक्रमंद भी हो जाऊँगा, मैं शायद कोई दुआ शुआ भी करने लग जाऊँ। और ये बात जो मेरे दोस्त ने कह दी, सीनियर ने, ये तो बड़ी खौफनाक बात कह दी जी। तो मुझे तो शक पड़ने लग गया कि भी उनके पास तो 2/3 मेजॉरिटी हो सकती है। ये बात मेरी गौर से सुन लें कि अगर ये हालात हैं जिसका इशारा हसन निसार साहब ने किया, और हसन निसार ऐसे नहीं बोलता, और आज तक हसन निसार ने पिछले साल 2 साल में
इस किस्म की बातें नहीं की। इसने दो बातें की। इसने कहा कि इंतखाबात के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को बहुत बुरे दिन देखने होंगे, देखने पड़े। और आज जो दूसरी बात इसने कर दी है, और इसने कहा कि आधी से ज़्यादा वो लोग इधर हैं, तो भाई अगर वो आधे से ज़्यादा लोग इधर हैं तो उनको शामिल कर लें इधर, ठीक है इधर, तो इधर शामिल होने से कोई फ़ायदा उनको होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता। लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है, जो फैसला मुअत्तल किया गया है, अब इसको जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है वो पूरी करे। ये रिलीफ नहीं है, ठीक है, इस रिलीफ से फायदा नहीं है, ब्रेक नहीं, रिलीफ से फायदा नहीं उठा सकते। क्या फायदा उठा लेंगे भाई मुझे बताओ। और अभी तक उन्होंने क्या किया, पिछले 2-2.5 महीने से मास्क लगाए वहां पे, कभी मास्क पहन के, तो फिर फायदा क्या उठाएंगे? नहीं, फायदा उठाना नहीं चाह रहे ना। कभी मास्क पहन के आ जाते हैं, कभी नारे मारते हैं, कभी गले में पट्टा डाल के आ जाते हैं, कभी बैंड बजाते हैं, कभी बाजा बजाते हैं। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक तो शहजाद साहब और अब्सार साहब की राय। प्रोग्राम में आपको फिर एक बार खुशामदीद कहेंगे। शहजाद साहब, आपके ख्याल में वाकई पीटीआई को रिलीफ मिला है या ये टू अर्ली है कहना ये रिलीफ नहीं है? हुकूमती 2/3 को जो डेंट पड़ा है, अब हुकूमत भी कुछ ना कर सकेगी। देखिए, हसन साहब ने जो बताया पीटीआई के बारे में, उसमें एक जुमला सिर्फ कहूंगा कि पीटीआई का जो किरदार है वही उसका अंजाम होगा। तो जो कुछ उसके अंदर खाने अगर हो रहा है और कुछ हो रहा है तो वो उसका अंजाम बन जाएगा। हमें उसके बारे में इतना फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। फिक्रमंद किस चीज़ के बारे में होना है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बारे में। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क के अंदर इस वक्त जिस हालत में भी है, जो भी ऊपर कोई गवर्नमेंट है, जिस किस्म की भी खदशात और उसके बारे में सोच है, लेकिन कम अज़ कम कोई ना कोई एक ऐसा एक निज़ाम जो कि थोड़ा बहुत स्टेबल नज़र आए, ताकि हमारी ज़िंदगी कौमी मजमूई तौर पर आगे की तरफ बढ़ सके। बात की गई कि 2/3 के बगैर नुकसान क्या होगा। 2/3 एक ऐसी हुकूमत के पास जो कि रिप्रेजेंटेटिव ना हो मुकम्मल तौर पर, उसके ऊपर खदशात हों, उसके ऊपर सवालात हों, उसको 2/3 मेजॉरिटी वैसे भी नहीं मिलनी चाहिए। वरना वो ऐसी आईनी तरमीमें कर दे जिसने आपसे इफ्तिखार साहब कह रहे थे, जो सिर्फ उसके फायदे में जा रही हो। कानून साजी अभी भी कर सकते हैं 51% के बाद, तो कानून साजी करें। हर असेंबली आइन को तब्दील करने की अहलियत नहीं रखती। कानून साजी उसका बेसिक काम होता है, लेजिस्लेशन वो करे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इतनी आसानी से नहीं की जानी चाहिए। तो मेरी नज़र में अगर ये फैसला आता है, इस तरीके से आता है जिस तरीके से ख्याल सोचा जा रहा है कि जी अभी तो फैसला आ रहा है, हमें नहीं पता क्या आएगा, लेकिन अगर ये फैसला इस तरीके से आ जाता है तो जो कम अज़ कम टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी है उससे हमारी बचत हो जाएगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्रिएट होगी, स्पेस क्रिएट हो जाएगी सबको सांस लेने के लिए। ये जो एक खाम खा का एक उभार आया हुआ है सियासत का, एक आतिश फशां पड़ने लगता है रोजाना, पता है कोई किधर से आवाज आती है, उसके अंदर कुछ ना कुछ ठहराव आ जाएगा। जिंदगी, कौमी जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती लुढ़कती आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया। अब सर साहब, जुडिशल रिफॉर्म्स का मामला पुराना है। इमरान दौर में खोसा साहब, आसिफ सईद खोसा की मुलाजमत बढ़ाने की बाज़गश्त हुई और अब फिर ऐसी गुफ्तगू सुनने में आ रही थी। जब हुकूमतें अपनी मर्जी या मकसद के जुडिशल रिफॉर्म्स का सहारा लें तो फिर वाकई क्या जुडिशल रिफॉर्म्स हो पाती हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि आपने मुसलसल ना इस सवाल में फोकस आइनी तरमीम पे और जुडिशल रिफॉर्म्स पे किया इस फैसले की वजह से। मेरा नहीं ख्याल कि हमें सुप्रीम कोर्ट के इन मुअज़्ज़ज़ जजेस के फैसलों को या इनके किरदार को या इनके प्रोफेशनलिज्म को इतने नैरो तरीके से देखना चाहिए। मैं नहीं समझता कि इस फैसले साहब, मैंने ये नहीं कहा, दो साइड्स हैं इसके अंदर। पीटीआई जिसको अपने लिए रिलीफ समझ रही है वहां, अच्छा ओके 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 ठीक है। देखिए, टाइम कम है ना, 2 मिनट आपने कहा, उसमें भी आपने 4 दफा अगर इंटरप्ट करना, फिर मैं क्या बात करूंगा। आपने नहीं कहा होगा, परसेप्शन ये क्रिएट किया जा रहा है ना, और फोकस भी हमारे पूरी डिस्कशन का आईनी तरमीम पे है कि इस फैसले की वजह से 2/3 अक्सरियत खत्म होगी, अब आईनी तरमीम नहीं हो सकेगी। ये मकसद नहीं था इस फैसले का, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। और मैं नहीं समझता ये मकसद था, क्योंकि अभी वो जो आप आईनी तरमीम की बात करें वो बाद में भी हो सकती है। उसमें क्या क्या होना है, क्या क्या नहीं होना, हमें और आपको नहीं पता। मैं इसको बिल्कुल अगर कानूनी और अखलाकी लिहाज से देखूं तो 2 सवालात थे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सीटें मिल सकती हैं कि नहीं मिल सकती, ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल था कि उनको अगर नहीं मिली, क्या दूसरी जमातों को दी जा सकती हैं या नहीं दी जा सकती। बेंच ने पहले सवाल का फैसला नहीं किया, दूसरे का भी फैसला नहीं किया, लेकिन दूसरे पे रिलीफ ये दिया, और रिलीफ मिला है पीटीआई को कि उन्होंने मुअत्तल कर दिया है इलेक्शन कमीशन के और हाई कोर्ट के फैसलों को। ये रिलीफ है, इसमें कोई शक नहीं है। और अब होना यह है कि अखलाकी तौर पे किसी और को मैंडेट देना मैं तो नहीं समझता ये मुनासिब है, सियासी तौर पे भी मुनासिब नहीं है। कानूनी तौर पे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिले या ना मिले अलग इशू है, ये एक लकूना है
कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल, जिस पे अभी बात होगी, इसीलिए लार्जर बेंच को रेफर किया गया है ये केस, इस पे अभी काम होना है। एक मैं बात और छोटी सी कहना चाहता हूं, देखिए हसन निसार साहब ने जो बात की है ना बड़ी अहम है, और मैं समझता हूं कि बड़ी उन्होंने बड़े जुर्रत का मुजाहरा किया है जो उन्होंने ये बात की। ये बातें हो रही हैं, ये बातें हो रही हैं कि इमरान खान को जेल में रख के लोग अपना माल बना रहे हैं और अपनी सियासत भी बना रहे हैं, तो ये बदकिस्मती है। हम यही कहते थे, आज ये बात सब पे आश्कार हो रही है कि कोई फ़र्क नहीं है पीटीआई में और दूसरी सियासी जमातों में, किसी को फरिश्ता किसी को शैतान डिक्लेयर नहीं करना चाहिए, सब इंसान है, गलतियां करते हैं। और जहाँ तक ये है कि रिप्रेजेंटेटिव पार्टी ये है या वो है, मेरा नहीं ख्याल कोई भी रिप्रेजेंटेटिव पार्टी है ट्रू सेंस में। ये बहुत 1 करोड़ 80 लाख वोट लिए ना, तो वही आज जो डीजी ISPR बता रहे थे कि 8% बनता है मैक्सिमम, तो 92% अवाम जो है ना पाकिस्तान की, उसने पीटीआई को वोट नहीं दिया, 92%। तो दूसरों ने भी सबने मिला के कितने ले लिए होंगे, 47% तो वोट पड़ा है। तो इसलिए रिप्रेजेंटेटिव जो निज़ाम में ऊपर आ गया, पार्लियामेंट में मेजॉरिटी मिल गई, वो रिप्रेजेंटेटिव है, वो बेहतर करे परफॉर्म, ये इसकी दुआ करनी चाहिए, इस पर मायूसी नहीं फैलानी चाहिए। ठीक हो गया जी, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।